नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा रुख, कहा रेलवे को देना होगा मुआवजा। ट्रेनों के लेट लतीफी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी से रेलवे बच नहीं सकता। अगर इससे किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन में देरी के एक मामले में एक यात्री को 30,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। जस्टिस एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि रेलवे ट्रेनों में देरी के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। बेंच ने कहा कि अगर रेलवे देरी की वजह बताने में नाकाम रहता है तो उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रियों का समय बहुमूल्य है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह बनाना होगा। तालिबान सरकार को चीन देगा $31 मिलियन की मदद, राशन और कोरोना वैक्सीन भी। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबान सरकार की मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है। अफगानिस्तान की नई सरकार चीन और रूस को मान्यता दे दी है। चीन लगातार तालिबान सरकार के पक्ष में बयान जारी कर रहा है। इसी बीच चीन ने अफगानिस्तान के लिए बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। तालिबान द्वारा काबुल में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा के एक दिन बाद चीन ने बुधवार को घोषणा की है कि वो अफगानिस्तान को अनाज, सर्दियों की आपूर्ति और कोरोना वायरस के टीके सहित 200 मिलियन युआन $31 मिलियन की सहायता दे करेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कुछ हफ्ते के पहले ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने समूह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने को लेकर अफगान तालिबान राजनीतिक आयोग के चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की थी। यूपी में होगा ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण, लखनऊ में इसके लिए जमीन दे रही है योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के शुभारंभ के समारोह में योजना बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में ब्रह्मोस मिसाइल इकाई स्थापित करने के लिए ब्रह्मोस एरो स्पेस की ज्वाइंट वेंचर की अनुरोध पर लखनऊ में 200 एकड़ जमीन भी दिखाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में रक्षा उद्योग के लिए ये बड़ा प्रोत्साहन होगा। ब्रह्मोस एरो स्पेस ने यूपी सरकार से कहा है कि वे लखनऊ में जमीन मिलने के 3 महीने के भीतर निर्माण शुरू कर देगी। कंपनी के अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने अलीगढ़ में 22 अच्छा कंपनियों को लगभग 1250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 74 एकड़ भूमि आवंटित की है। यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 19 कंपनियों के जमीन की रजिस्ट्री भी पूरी हो चुकी है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों पर है। यूपी सरकार अलीगढ़ में होने वाले समारोह में पीएम को आने का न्योता देगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी दिन पीएम द्वारा अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना का अनावरण किया जाए। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन, सचिवालय पर डटे रहेंगे किसान। टिकैत बोले अफसरों को गेट के अंदर नहीं जाने देंगे, वे चाहे तो दीवार कूदकर चले जाएं। हरियाणा के करनाल में किसान नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के बीच 3.25 घंटे चली वार्ता विफल हो गई। बातचीत में सहमति न बन पाई। इस दौरान दो दौर में बातचीत हुई। पहले दौर की वार्ता में डीसी एसपी ने प्रशासनिक टीम का नेतृत्व किया और दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर की अगुवाई में प्रशासन से ने बात की। भाकमियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीटिंग से बाहर निकलकर कहा कि प्रशासनिक टीम ने हर आधे घंटे के बाद चंडीगढ़ बात की। हमारी मांग थी IAS आयुष सेना को सस्पेंड कर केस दर्ज किया जाए। प्रशासनिक टीम केस दर्ज करना तो दूर, सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। टिकैत ने कहा कि हमारा एक मोर्चा दिल्ली बॉर्डर पर है और दूसरा मोर्चा करनाल सचिवालय पर जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि जिला सचिवालय पर किसान डटे रहेंगे। अफसरों के मुख्य गेट से नहीं जाने दिया जाएगा, वे चाहे तो किसी रास्ते या फिर दीवार कूदकर सचिवालय के भीतर जाएं। इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि यहां आने वाले आम आदमी को किसी प्रकार की परेशानी न आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और योगेंद्र यादव ने किसानों का पक्ष रखा।
कन्हैया के कांग्रेस में जाने की अटकलें। बिहार में कन्हैया के सहारे खोई जमीन पाना चाहती है कांग्रेस। प्रशांत किशोर के साथ 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात। कन्हैया कुमार के जल्द पाला बदलने की अटकलें हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनकी हाल में राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि कन्हैया 2024 में बिहार की तरफ से कांग्रेस के बड़े चेहरे बन सकते हैं। कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा तब हुई जब उन्होंने सीपीआई मुख्यालय से अपना दफ्तर खाली कर दिया। सीपीआई के अंदर कन्हैया को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से सवाल उठने लगे थे। यहां तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। बताया जा रहा है कांग्रेस कन्हैया को कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी जौनपुर के सदर विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को सौंपी गई है। नदीम जावेद एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया पैनलिस्ट हैं। कन्हैया और नदीम की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ड्रग्स केस में ईडी के सामने पेश हुए राणा दग्गुबाती। 7 घंटे तक चली पूछताछ। साल 2017 के ड्रग्स केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को एक्टर राणा दग्गुबाती प्रबंधन निदेशालय ईडी के सामने पेश हुए, जिसके बाद हैदराबाद में ईडी के दफ्तर में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई। सुबह करीब 10 बजे ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस में पहुंचे राणा दग्गुबाती शाम 5 बजे के बाद बाहर निकले। ईडी ऑफिस से निकलने के बाद मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से घिरे बाहुबली फेम एक्टर दग्गुबाती गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। 4 साल पुराने मामले में ईडी कितने बीते महीने 25 अगस्त को एक्टर राणा दग्गुबाती, रवि तेजा, डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ, एक्टर चार्मी कौर, रुकुल प्रीत सिंह, महमूद खान समेत टॉलीवुड के कई लोगों को अलग अलग तारीखों पर तलब किया था। ईडी ने टॉलीवुड से जुड़े 10 लोगों को, एक निजी क्लब मैनेजर सहित 2 अन्य LSD, MDMA और नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा था। इनमें से कुछ लोग पेश हो चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में ईडी से पूछताछ करेगी। लखनऊ में 5 अक्टूबर तक बढ़ाई गई धारा 144। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। आने वाले दिनों में मनाए जाने वाले धार्मिक पर्व, कोरोना महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस दौरान विधान भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर ट्राली और घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी लाने पर रोक रहेगी। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए। इसमें कहा गया कि सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहारों में तेजी से चल रहे किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। 90 साल के शफी ने 75 साल की आरफा को बनाया दुल्हन। नाना की बारात में नातियों ने किया डांस। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये बात अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन इसको सच किया है उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े ने। जी हाँ, रामपुर में इन दिनों एक निकाह की चर्चाओं में है, जहां 90 साल के बुजुर्ग ने 75 साल की महिला से निकाह करके सबको चौंका दिया है। दरअसल 5 शादीशुदा बेटियों के 90 साल के बूढ़े पिता ने 75 साल की बुजुर्ग महिला से निकाह कर लिया है, जिसके बाद इस शादी की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों रामपुर में 5 शादीशुदा बेटियों के 90 वर्षीय पिता शफी अहमद खान की शादी की चर्चाएं हो रही है। बुजुर्ग ने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में 75 वर्षीय महिला के साथ शादी करने का फैसला किया है। बुजुर्ग की माने तो इस उम्र में शादी के पीछे की वजह अपनी देखभाल कराना है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला रामपुर बोर्ड थाना इलाके के नरखेड़ी गांव का है, जहां शफी अहमद की पत्नी करीब 25 साल पहले उनको छोड़कर चली बसी थी। वहीं घर के 5 बेटियां थीं, उन्होंने शादी कर दी, जिसके बाद वो अकेले पड़ गए थे। ऐसे में अपनी देखभाल के लिए उन्होंने फिर से निकाह करने की ठानी और 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ को अपना हमसफर बना लिया। महाराष्ट्र सरकार से फिल्म इंडस्ट्री ने की थी थिएटर्स खोलने की अपील। हो चुका है 4800 करोड़ रुपए का नुकसान। साल 2020 में अब तक का समय देश भर की सिनेमाघरों के लिए काफी निराशाजनक रहा है। लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब जहां देश के लगभग सभी राज्यों में सिनेमाघर घुस चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिनेमाघर बंद रखने की निर्णय कायम रखा है। इस बीच कई फिल्मों भी रिलीज हो रही हैं। इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निर्माता, निर्देशक, कलाकार सभी लगातार सिनेमाघर को ले जाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब मल्टीप्लेक्स
एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार से राज्यों को सिनेमाघरों के तत्काल आधार पर फिर खुद से खोलने का आग्रह किया। एसोसिएशन ने बताया है कि सिनेमाघर बंद होने की वजह से इंडस्ट्री को मार्च 2020 से 400 करोड़ रुपए की मासिक दर से लगभग 4800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की नौकरी भी छिन गई है। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने के और चांदी के दामों में कितनी गिरावट हुई और बढ़ोतरी हुई। सर्राफा बाजार में आज सोने के दाम में 125 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,792 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 145 रुपये प्रति किलोग्राम गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,125 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों के मौसम का हाल। गोवा, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी से लेकर लोग जल्द ही राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग द्वारा अपना ताज़ा अपडेट में आने वाले कई दिनों की रिपोर्ट दी है, जिसमें भारी बारिश की बात कही गई। बताया गया है कि मानसून ट्रफ अपनी समान स्थिति के दक्षिण की स्थिति में है। IMD के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान इसके असमान स्थिति दक्षिण में रहने की संभावना है। एक सही निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और उत्तर विदर्भ के आसपास हिस्सों में अपने संबंधित चक्रवाती परिसंचरण के साथ बना हुआ है। अगले 4-5 दिनों के दौरान कम दबाव का क्षेत्र और इसके अवशेष पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इन मौसमी कारण के IMD ने 8 से 11 सितंबर तक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गुजरात राज्य के भारी बहुत बारिश होने की व्यापक रूप से व्यापक वर्षा अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में कुछ स्थानों पर बहुत ही भारी बारिश हो सकती है। आज इसकी तरह से हालात गुजरात में बने रहेंगे, जो कल यानी 9 सितंबर तक बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।